So, welcome to the current affairs session. This is the first news in today's session. UNESCO's AI readiness assessment methodology. So, what is RAM? UNESCO का RAM क्या है भाई? What is this? UNESCO's AI readiness assessment methodology. UNESCO in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology, जिसको हम MITI भी बोल देते हैं, India AI Mission is organizing a multi-stakeholder consultation on, तो मल्टी स्टेक होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंसल्टेशन ऑन एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी. नाउ यू माइट बी थिंकिंग सर ये क्या है आरएएम एआई रेडीनेस असेसमेंट? क्या है एक कंट्री एआई को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, उसकी असेसमेंट करनी कि भी क्या एक कंट्री एआई को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, एआई को डील करने के लिए. दिस वाज अ फाइनल in a series of 5 stakeholder consultations. And under the AI RAM initiative by UNESCO. तो यूनेस्को का AI RAM initiative क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए. RAM is what? Readiness Assessment Methodology. It is a powerful diagnostic tool. तो ये एक diagnostic tool है guided by UNESCO recommendations on the ethics of AI, designed to help governments navigate the rapidly evolving world. Just give me 1 minute. Of AI. So basically, it will help the governments to navigate the rapidly evolving world of AI. I will explain this with the help of an example. What is RAM? Abhi just you see what the literal meaning of RAM is. Literal meaning is readiness assessment methodology. ये help करेगा governments को to navigate the rapidly evolving world of AI. It assesses the readiness of AI systems, identifies gaps in governance, and provides actionable insights to foster responsible ethical AI ecosystem. तो बेसिकली ये गवर्नमेंट जो गवर्नेंस दे रही है, हमारी कंट्री को गवर्न कर रही है थ्रू विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज. सो हम एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं तो कहीं कहीं गवर्नेंस गैप तो नहीं है कि हम एआई को रेगुलेट ना कर पाए. अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं नए नए एआई टूल्स बना रही हैं, नए नए एआई एप्स आ रही हैं, तो उनको रेगुलेट भी तो करना पड़ेगा. कहीं ऐसा ना हो कि उनका मिसयूज होना शुरू हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनका अनएथिकल यूज होना शुरू हो जाए. तो उसी को असेस करने के लिए कि क्या एक कंट्री रेडी है फुल फ्लैश्ड एआई को लॉन्च करने के लिए. द इनिशिएटिव एम्स टू डेवलप एन इंडिया स्पेसिफिक एआई पॉलिसी. तो ये जो आरएएम इनिशिएटिव है इसके अंदर इंडिया स्पेसिफिक एआई पॉलिसी लेके आनी है. दैट रिपोर्ट दैट मैप्स स्ट्रेंथ्स, आइडेंटिफाइज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर्स एक्शनेबल रिकमेंडेशन ऑफ एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल अडॉप्शन ऑफ एआई अक्रॉस सेक्टर्स. 200 से ज्यादा एक्सपर्ट्स से कंसल्टेशन की गई और उनके व्यूज जो हैं लिए गए अबाउट द रिस्पॉन्सिबल एआई adoption. India is gearing up for an AI driven future with ambitious India AI mission. तो हमने उस दिन पढ़ा था भारत जेन, हमने देखा था भारत जेन जो है इंडिया का इंडिजीनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जो है इंडिजीनियस जो लोकल लैंग्वेजेस के अंदर वो परफेक्ट रहेगा भारत जेन. हाँ. सो यूनेस्को और ये भी ये कि यूनेस्को प्रोड्यूस द फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑन एआई एथिक्स. तो यूनेस्को ने ही पहला पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन एआई एथिक्स जो है बनाए थे, जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एप्लीकेबल है टू ऑल द 194 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनेस्को. तो एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर एआई सबसे पहले किसने प्रोड्यूस करे हैं? यूनेस्को ने. एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द स्टेट्स. नाउ जो ये आरएएम इनिशिएटिव है ये असेसमेंट और रेडीनेस को चेक करेगा ऑन 5 पैरामीटर्स कि उस देश के अंदर लीगल एंड रेगुलेटरी जो है पॉलिसीज कैसी हैं, सोशल एंड कल्चरल सिनेरियो चेक करेगा, इकोनॉमिक सिनेरियो चेक करेगा. ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर वो उस देश के अंदर पर्टिकुलर कंट्री के अंदर चेक करेगा कि एआई रेडीनेस के लिए वो कंट्री तैयार है या नहीं. अभी नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा. सबसे पहले ये समझो कि व्हाट डज एथिकल मीन्स. एथिकल का क्या मतलब होता है? एथिकल मीन्स डूइंग व्हाट इज राइट, फेयर एंड सेफ फॉर एवरीवन. यही होता है ना एथिकल. नॉट जस्ट व्हाट इज इजी, प्रॉफिटेबल और फास्ट. तो समथिंग may be easy or profitable but that may be unethical.
तो एथिकल का मतलब हमने देखा। नाउ एथिकल एआई का मतलब क्या होता है कि एथिक्स इन एआई, एआई शुड बी एथिकल इन नेचर। तो एआई शुड बी यूज्ड एथिकली, इट मींस एआई शुड हेल्प पीपल नॉट हार्म देम। इट शुड बी, एआई शुड बी फेयर, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अब इससे भी नहीं समझ में आया तो अभी हम इसको और देखते हैं, व्हाट डज एथिकल मींस इन एआई। तो सबसे पहले एआई को फेयर होना पड़ेगा। फेयर मतलब एआई शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो what is AI? Suppose an AI job hiring tool is there that selects only men and ignores women. So that AI is unethical. तो ethical क्या होएगा? AI must check skills but not gender. तो ऐसे AI tools होने चाहिए, इनको चेक करना पड़ेगा कि ऐसे AI tools होने चाहिए जो ethical हों। Then let's talk about privacy. Privacy, people's personal data should be protected. Now what is the wrong approach? AI app secretly listens to your phone calls and sells your data. Ethical approach is it should ask your permission and keep your data safe. Transparency in ethical AI. We should know how AI makes decisions. AI denies, for example, AI denies you a loan, but you don't know why. कि भाई क्यों AI टूल ने मेरे को डिनाई कर दिया, AI असेसमेंट हुई मेरी, मुझे मना क्यों किया गया है? ट्रांसपेरेंसी क्या है? What is the reason? And ethical example is AI should explain the reason in simple words. Similarly, AI accountability. Someone must take responsibility if AI makes a mistake. Suppose a self-driving car hits someone and no one is held responsible. तो means किसकी responsibility, accountability किसकी है फिर? तो ethical example is the company or developer must answer for it, जिन्होंने ये बनाया है। तो last is inclusive in ethical AI. Inclusiveness क्या है? AI should work for all kinds of people, rich or poor, young or old, any gender or background. Wrong example क्या है? An AI health app work only in English but not in the local language. तो ये inclusive नहीं ना हुई फिर। तो ये तो सिर्फ वो लोग जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जो रिच थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, उनके लिए काम आएगी। इट शुड सपोर्ट एनी लैंग्वेज सो एवरीवन कैन यूज इट। तो इसको बोलते हैं एथिकल यूज ऑफ एआई। AI should be fair, AI should be inclusive, AI should have the accountability, it should have transparency, fairness, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। बट तो अगर मतलब कोई स्पेशल प्रोविजन कई लोगों के लिए, सपोज सम स्पेशल प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, तो अगर इंटरव्यू हो भी रहा है तो वो एआई टूल को डिजाइन इस हिसाब से किया जाएगा, उसके अंदर वो चीजें, वो डेटा फेड किया जाएगा, इनपुट अंदर डाला जाएगा कि अगर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देनी भी है तो वो किन पैरामीटर्स पे देनी है। तो ऑब्वियसली अगर लॉ ही ये कह रहा है कि हमें ये ट्रीटमेंट देनी है, क्योंकि अब वी गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू द चिल्ड्रन, तो वो भी तो एथिकल ही है, बिकॉज दे आर वीकर सेक्शन, हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बननी चाहिए। नाउ समरी ऑफ एथिकल एआई, तो कौन सा होता है एथिकल एआई? जो रिस्पेक्ट करता है ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स, प्रोटेक्ट करता है प्राइवेसी को, इंश्योर करता है फेयरनेस को, मेंटेन करता है ट्रांसपेरेंसी को, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ यूनेस्को एआई रेडीनेस असेसमेंट क्या होगा? नाउ व्हाट इज असेसमेंट? एआई रेडीनेस असेसमेंट जो हम कह रहे हैं RAM, ठीक है, रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी इज लाइक अ, क्या करेगा? इट इज लाइक अ हेल्थ चेकअप फॉर अ कंट्री, बट इंस्टेड ऑफ चेकिंग ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट चेक्स हाउ रेडी द कंट्री इज टू यूज द एआई इन अ वे दैट इज एथिकल, सेफ एंड। तो ये एक RAM का असेसमेंट मेथड है। ये कंट्री का समझ लो एक हेल्थ चेकअप हो रहा है। हेल्थ चेकअप नॉट इन द सेंस कि उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं हम, हेल्थ चेकअप इन द सेंस कि एआई उस कंट्री के अंदर सेफ है, रेगुलेशन कैसी है, लॉ है या नहीं है हमारे पास उस कंट्री के अंदर उसको रेगुलेट करने के लिए। तो यूनेस्को का RAM इनिशिएटिव इसी से डील करता है। तो इसके 5 मेन पैरामीटर्स हैं, हमने देखे थे कि क्या है? लॉ एंड रूल, सोसाइटी एंड कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। तो लेट अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। तो अगर हम बात करें, सपोज करो एग्जांपल ले लो, कोई कंट्री है टेकलैंड, हम चेक करेंगे कि ये टेकलैंड एआई रेडीनेस है या नहीं इसकी अभी। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि टेकलैंड वांट्स टू यूज एआई फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। बिफोर डूइंग दैट इट यूजेस यूनेस्कोस मेथड टू चेक इट्स रेडीनेस। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई रिजल्ट्स ऑफ द चेक क्या होगा कि उस कंट्री के अंदर क्या होने चाहिए? गुड इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स होने चाहिए। उस कंट्री के अंदर नो लॉ अबाउट, अगर उस कंट्री में गुड कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, बट उस कंट्री में गुड लॉ नहीं है, नो लॉ अबाउट हाउ कंपनीज कैन यूज पीपल्स पर्सनल डेटा,
पर्सनल डेटा को लोग कंपनी कैसे यूज करेंगी? तो इसका मतलब ये कंट्री टेकलैंड जो है इंटरनेट और कंप्यूटर्स के पर्सपेक्टिव से, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, बट विद रिगार्ड टू दी लॉ एंड रेगुलेशंस ये इतना अच्छा नहीं है, तो इसको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो यही है आरएएम मेथोडोलॉजी। और क्या है? नो ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट स्टाफ्स ऑन एआई। तो मींस यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए कि वो एआई यूज करने के लिए रेडी ही नहीं है। देन पीपल आर अफ्रेड एआई विल टेक अवे देयर जॉब्स। तो ऐसी मिसकंसेप्शन है, तो एआई को लॉन्च करके फायदा क्या होगा? आप कैसे यूज करोगे? पीपल आर अफ्रेड कि हमारी एआई से क्या चली जाएगी? जॉब चली जाएगी। सम कंपनीज आर यूजिंग एआई टू इंप्रूव फार्मिंग, सो दिस इज अ गुड थिंग, बट somewhere this country is lacking, somewhere this country is doing good. So recommendations क्या होगा? टेकलैंड विल गेट अ रिपोर्ट फ्रॉम द आरएएम मेथोडोलॉजी। क्या रिपोर्ट मिलेगी? तो टेक्नोलॉजी में तो वो ठीक है, बट इट नीड्स इंप्रूवमेंट इन लॉज एंड एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। यूनेस्को गिव एडवाइस लाइक मेक अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ। यूनेस्को ये देगा कि आपको ये लॉ बनाना चाहिए। स्टार्ट एआई ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट एआई सेफ्टी। तो आरएएम मेथोडोलॉजी इंडिया के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी जो है, यूनेस्को की जो मीटिंग्स हो रही हैं वो इसी के लिए हो रही हैं। बेनिफिट्स ऑफ एआई रेडीनेस असेसमेंट्स, तो इट आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रोटेक्ट राइट्स, फ्यूचर प्लानिंग एंड क्रिएट फेयर पॉलिसीज। व्हाई दिस इज यूजफुल? इट हेल्प कंट्रीज नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो प्लान फॉर द फ्यूचर जॉब्स एंड एजुकेशन। So this is about UNESCO's RAM methodology. Now let's talk about 16th Finance Commission appointment. तो आपको पता है who is the chairman of 16th Finance Commission? नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी होता है। फाइनेंस कमीशन का हेड कौन है प्रेजेंट? अरविंद पानागड़िया, ठीक है। तो अरविंद पानागड़िया जो हैं पहले नीति आयोग में थे, अब कहाँ पर हैं वो? 16th फाइनेंस कमीशन के जो हैं वो हेड हैं। अभी मिल जाएगा हमें, बट ये न्यूज़ में आई क्यों है? आई इसलिए है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं अपॉइंटेड टी रविशंकर को अपॉइंट किया है डेप्टी गवर्नर, जो डेप्टी गवर्नर है किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर है। तो फाइनेंस कमीशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें जो है चेयरपर्सन होगा और मेंबर्स भी होंगे। तो चेयरपर्सन तो अरविंद पानागड़िया ही हैं, और अब टी रविशंकर को जो डेप्टी गवर्नर किसके हैं? आरबीआई के, उनको पार्ट टाइम मेंबर किसका बना दिया है? 16th फाइनेंस कमीशन। दिस वाज इन न्यूज़। एंड टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? तो ये जो टी रविशंकर है, कब तक इनका टेन्योर रहेगा? तो जब तक कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। कब करेगी? अक्टूबर 31, 2025, ठीक है। एंड रिप्लेसमेंट क्यों करी है इनकी? क्योंकि एक मेंबर थे 16th फाइनेंस कमीशन के जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, जिनका नाम है अजय नारायण झा। ऑन पर्सनल ग्राउंड इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो देयरफॉर व्हाट इज द फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन क्या है? तो सबसे पहले नोट डाउन करिए, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर रखी है। आर्टिकल भी याद करना है आपको, आर्टिकल 280 है। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट गिव्स अ सजेशन। इसका काम क्या होता है? सजेशन देना। ऑब्वियसली सजेशन किसके बारे में देगी? सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए कि टैक्सेस जो इकट्ठे होते हैं इंडिया में, जितने भी टैक्सेस इकट्ठे होते हैं उनको कैसे डिवॉल्व किया जाना चाहिए, स्टेट्स को कितना शेयर मिलना चाहिए। तो सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में क्या शेयर होना चाहिए? इट इज नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर एंड स्टेट्स में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए शेयर? तो पूरा जितने भी टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं उनमें से स्टेट्स को इतना शेयर मिलेगा और सेंटर को इतना। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो स्टेट्स को मिलेगा उनमें भी तो हमें डिसाइड करना है कि हाउ मच शेयर विल गो टू विच स्टेट। तो जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनको थोड़ा सा कम शेयर, जो बिगर स्टेट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा शेयर, बिकॉज उनकी बिगर स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिलीवर पब्लिक गवर्नेंस लाइक प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंस की। तो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल। तो सेंटर और स्टेट्स तो हम ऐसे बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। तो सारी स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कौन सजेशन देता है? ये फाइनेंस कमीशन बताती है कि कैसे कैसे होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स देमसेल्व्स। तो ये मैंने आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो फाइनेंस कमीशन थी, 15th फाइनेंस कमीशन थी,
और इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 27, 2017 एंड क्योंकि उस टाइम पे जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने प्लानिंग कमीशन को हमने हटा दिया था, नीति आयोग आई थी, तो ये जो है जो 15th फाइनेंस कमीशन थी, इन्होंने मतलब काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए, लाइक जीएसटी भी इंट्रोड्यूस हुआ इन्हीं के टेन्योर के दौरान। एंड जो नवंबर 2020 के अंदर, मतलब 3 साल के अंदर 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे ये पहले चेक कर लो, एनके सिंह, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 2021-2022 के एंड में, और 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कब तक लागू रहनी थी, 2025 तक। 2025 तक ये है ये पीरियड कौन सा था, 2021 से लेके 2025-26 तक का पीरियड था। 15th फाइनेंस कमीशन ने इस पीरियड के रिगार्डिंग सजेशंस दिए हैं। बट अब 16th फाइनेंस कमीशन किस पीरियड के रिगार्डिंग देगा, ये रिकमेंडेशन जो 16th फाइनेंस कमीशन के हैं, ये रिपोर्ट आएगी इनकी अक्टूबर को, एंड इट विल कवर अ 5-year पीरियड कमेंसिंग 2026 से स्टार्ट होगा, और आई थिंक 5-year पीरियड 2031 तक की रिकमेंडेशंस जो हैं ये देंगे। कब देंगे अपनी रिपोर्ट, अक्टूबर 31, 2026। तो आने वाले 5 सालों के लिए रिपोर्ट 16th फाइनेंस कमीशन की दी जाएगी। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि अपॉइंटेड द फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग अरविंद पानागड़िया एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो आई टोल्ड यू कि वो नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे, उनको 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है, अरविंद पानागड़िया को। तो अभी जो न्यूज में हमने पढ़ा ऊपर, टी रविशंकर, ही इज नॉट द चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन, रादर ही इज द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। और कौन से हैं जी मेंबर, फुल टाइम मेंबर्स कौन है, एक ये हमें नेम याद करने की जरूरत नहीं है, ऋत्विक राजनम। और फुल टाइम मेंबर्स कौन से हैं, अजय नारायण झा, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। अर्था ग्लोबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निरंजन, ये जो हैं ये भी हैं। एसबीआई ग्रुप ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष भी हैं इनके मेंबर। बट हमें ये सारे नेम्स याद नहीं करने हैं, हमें चेयरपर्सन का नाम याद होना चाहिए, हमें आर्टिकल याद होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए इनकी रिपोर्ट कब सबमिट होगी और किस पीरियड के लिए सबमिट होगी, 2026 एंड अप टिल 2031। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है भाई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है कि ये किस चीज के ऊपर काम करेंगे, मतलब किस चीज के ऊपर अपने सजेशंस देंगे। तो ऑब्वियसली टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सजेशंस देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, एंड डिवाइड द टैक्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। और क्या होगा, ये भी देखो, एक तो इनका मेन रेफरेंस है कि इसके ऊपर सजेशन दें कि कितना टैक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा इनका मेन रेफरेंस है ग्रांट इन एड्स। ग्रांट इन एड्स का मतलब होता है कि बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जिनके पास अपना रेवेन्यू उतना नहीं है, पर उनको पब्लिक गवर्नेंस तो करनी है, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज तो देनी है, तो उन पब्लिक गवर्नेंस सर्विसेज को देने के लिए मनी तो चाहिए ना। तो फिर जब उनका खुद का रेवेन्यू उतना नहीं है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मांगेंगी, ग्रांट इन एड। क्या मानेंगी, ग्रांट्स इन एड। तो प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसमें सारे देश का, भारत का जो टैक्स की पैसे हैं, मनी वहां पर जाती है, तो उनमें से ही ग्रांट इन एड दी जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सम्स टू बी पेड टू द स्टेट्स बाय वे ऑफ ग्रांट इन एड्स ऑफ देयर रेवेन्यूज अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सजेस्ट करें कि ग्रांट इन एड्स किस स्टेट्स को कितनी कितनी मिलनी चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल, कब हमें ग्रांट इन एड्स देनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में इनकी रेफरेंस है, तो ये सारी इनकी कुछ रेफरेंस पॉइंट्स है। फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो ये क्या क्या फंक्शन करता है, इट रिड्रेस द इम्बैलेंसेस। टू डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कमीशन वर्क्स इन्वॉल्व रिड्रेसिंग द वर्टिकल इम्बैलेंस। वर्टिकल इम्बैलेंस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा मिल गया और स्टेट गवर्नमेंट्स को कम मिला, बिटवीन द टैक्सेशन पावर्स एंड द एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये इम्बैलेंस है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है, टैक्सेस लगाने की पावर ज्यादा किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, अब जीएसटी आ गया, वन टैक्स वन नेशन, तो स्टेट्स अपना अलग से तो टैक्स लगा नहीं सकती, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर ज्यादा है, स्टेट्स के ऊपर है, ज्यादा स्टेट्स के ऊपर है, लिखे। एंड तो ये सबसे पहले एड्रेस करेगी इम्बैलेंस। देन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रांट इन एड, लोकल बॉडीज, ये सब हम देख चुके हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जजेस ऑफ द। तो कौन मेंबर बनेगा फाइनेंस कमीशन का, जो क्वालिफाइड है जज बनने के लिए हाई कोर्ट के, ठीक है, और या फिर पहले थे अब नहीं है, तो मतलब फॉर्मर जज भी जो है मेंबर बन सकते हैं फाइनेंस कमीशन के।
फाइनेंशियल नॉलेज, हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप पढ़ लो, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द टू बिकम अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द पर्सन्स हु हैड एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर्स एंड 4 अदर मेंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग पर्सन। तो चेयरपर्सन वो बनता है जिसके पास पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो जैसे अरविंद पानागढ़िया जी, उनको बनाया गया। बट जो मेंबर्स हैं, जो 4 मेंबर्स और हैं, जैसे एक अभी टी रविशंकर बने हैं, तो वो डिप्टी गवर्नर आरबीआई के हैं प्रेजेंट। तो जो मेंबर्स हैं वो क्यों नहीं होने चाहिए, जो फॉर्मर या फिर अभी प्रेजेंट पर्सन है क्वालिफाइड टू बी बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, या जिनके पास स्पेशल नॉलेज है किसकी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो और है, एंड नहीं है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर फाइनेंस कमीशन में कोई फॉर्मर जज तो है नहीं, भाई उन्होंने इसमें से नहीं चूज किया, इसमें से चूज कर लिया होगा, इसमें से चूज कर लिया होगा, इसमें से चूज कर लिया होगा। द पर्सन हु इज हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये भी हो सकता है। नाउ लेट्स अंडर, ये भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसको आप नोट डाउन करो कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो थी, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बनी थी और उनके चेयरमैन कौन थे। तो केसी नियोजी ऑन अप्रैल 6, 1952, तो ये फर्स्ट कमीशन के चेयरपर्सन थे। देखो, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड चेयरपर्सन फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशंस globally, do other countries have such commissions or only India have such commission? तो most of the federal systems, तो जहां पर भी फेडरल सिस्टम है, जहां पर सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स डिवाइड होती हैं, तो वहां पर मोस्टली क्या होती हैं, फाइनेंस कमीशंस। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या रिजॉल्व करना होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस थ्रू मैकेनिज्म्स। ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये हमें नहीं करनी है, आर्टिकल 268 और ये नहीं, बस 280 याद रख लेना। फाइनेंस कमीशन के ये बहुत सारे आर्टिकल्स है, ये नहीं याद करने हमें। ये ग्रांट इन एड्स हैं जो जिसके ऊपर इन्होंने काम करना था, बस ग्रांट इन एड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्रांट इन एड आर फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू हेल्प देम मैनेज देयर एक्सपेंसेस। तो ग्रांट इन एड्स होती हैं स्पेशली व्हेन देयर ओन इनकम्स आर नॉट इनफ। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की इनकम जब कम होती है, इनफ नहीं है, तो फिर ग्रांट इन एड कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। What is the purpose? Why the grant in aids are given? So the reason is not all states earn the same amount of taxes. हर एक स्टेट को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं मिलता। अब आप महाराष्ट्र की बात कर लो, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, वहां पर इंडस्ट्री है, वहां पर टैक्स ज्यादा मिलेगा। और यही नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहां पर इंडस्ट्री नहीं है, वहां पर हिली एरिया है, वहां पर टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, तो वहां की गवर्नमेंट को टैक्स उतना कलेक्शन नहीं होगी। तो यही रीजन है कि ग्रांट इन एड्स उन स्टेट्स को दी जाती हैं जो स्टेट्स जो हैं अंडर डेवलप्ड हैं, जिनके पास अपने रेवेन्यूज इकट्ठे करने के सोर्सेज नहीं है। सम स्टेट्स लाइक बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मे नॉट बी एबल टू रेज इनफ मनी टू मीट इवन बेसिक नीड्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। So union government gives grant to them so that the state governments can provide essential public services and reduce the economic imbalance between the richer and the poor states. Ensure all citizens regardless of the state get equal quality of the government services. So therefore this is the reason why grant in aids are given by the central government to the states. And if you want to know the article is 275 in which which says that parliament may provide grant in aid to the states in need of assistance. Now additional provisions for grants, तो ये हमारे काम का नहीं है, ये हम इसको छोड़ सकते हैं। टाइप ऑफ ग्रांट्स कौन से होते हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स होती हैं, इट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, ग्रांट टू ओडिशा ड्यू टू लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑन टैक्सेस। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स गिवन बाय द सेंटर एट इट्स ऑन चॉइस, स्पेशल फंड फॉर फ्लड रिलीफ इन असम। एंड स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट ओनली फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक पर्पस। तो 3 तरह की ग्रांट्स होती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, महाराष्ट्र अर्न्स अ लॉट फॉर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड टैक्सेस बट नागालैंड अर्न वेरी लिटल ड्यू टू हिली टेरेन एंड low population. To ensure Nagaland can run schools, hospital, the central government gives Nagaland grant in aid and extra helping hand. Role of finance commission in grants, तो जो ग्रांट्स देने में फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, वो स्टडी करती है स्टेट के फाइनेंसेस, कि स्टेट के कहाँ से फाइनेंस आता है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है। रेकमेंड हाउ मच ग्रांट शुड बी गिवन एंड सजेस्ट व्हाट टाइप ऑफ ग्रांट शुड बी गिवन। What is tax imbalance? तो ये हम वैसे पढ़ ही चुके हैं। Tax imbalance happens when there is a mismatch between the ability to collect taxes and the responsibility to spend money on the। तो हम बोलते हैं भाई इस स्टेट गवर्नमेंट के इस स्टेट गवर्नमेंट में या इस स्टेट के अंदर टैक्स इम्बैलेंस है। क्यों?
कि जितना वो कलेक्ट नहीं कर पाती उससे ज्यादा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंड करने की है, तो उसको हम बोलते हैं टैक्स इम्बैलेंस। तो हमने देखा कि फाइनेंस कमीशन का पर्पस है टू रिजॉल्व व्हाट, टैक्स इम्बैलेंसेस। टैक्स इम्बैलेंसेस रिजॉल्व करनी होती हैं। वर्टिकल इम्बैलेंस इन टैक्सेशन, वर्टिकल इम्बैलेंस हैपेंस व्हेन one level of government, usually the center, collects more revenue but have fewer spending responsibilities, while the state collects less revenue but have more spending duties. Indian context में center collects most of the taxes like income tax, GST, custom. State had to spend a lot on health, education, police, roads, etc. So the center has more money but less work, and the state has less money but more work. So this is known as vertical tax imbalance. Solution क्या है? To fix vertical imbalance, the center shares its tax revenue with the states, and center also gives a grant in aids. Horizontal imbalance क्या है? Horizontal imbalance occurs among different states. It means some states are richer and generate more taxes, while some are poorer and cannot generate more. Example, Maharashtra, Tamil Nadu can earn more through industries. बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर, उत्तर प्रदेश को तो अब मैं नहीं मानूंगा, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कह सकते हैं, अर्न लेस ड्यू टू द, हाँ जी, इंडस्ट्रीज अब डेवलप हो ही रहा है, उसको तो अभी पैकेज भी मिला है, बिहार को तो मिला ही है पैकेज बिहार को। सॉल्यूशन क्या है? टू फिक्स हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस, तो फाइनेंस कमीशन रेकमेंड्स एक्स्ट्रा हेल्प टू द poorer states. States get different shares of central tax pool based on the need. So this is all about finance commission. Now last news, that is the Axiom 4 mission. What is Axiom 4 mission? Axiom 4. Why it is in news? Axiom 4 mission launch. तो NASA and ISRO and Axiom, private Axiom Space, ये प्राइवेट एजेंसी है या कंपनी है कह लो आप, तो इन तीनों के बीच में कोलैबोरेशन है और ये एक्सियोम मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एज पार्ट ऑफ इट्स कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद इसरो इज सेट टू लॉन्च एक्सियोम मिशन 4 ऑन ट्यूसडे June 10. It was earlier expected to be launched on Sunday June 8, बट ये डिले कर दिया गया। दिस विल बी द 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट। तो ध्यान रखना कि एक्सियोम मिशन में प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को कहां भेजा जा रहा है? स्पेस के अंदर। एंड इसका नाम एक्सियोम 4 इसलिए है क्योंकि दिस इज द 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट फ्लाइट फ्रॉम एक्सियोम स्पेस एंड द फर्स्ट टू कैरी एन, बट है तो 4th, बट इस 4th वाले में एक खास बात यह है कि इसमें एक इंडियन जा रहा है। इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन है? शुभांशु शुक्ला। और कहां जा रहे हैं हम? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो चाइना का तो अपना है ना स्पेस स्टेशन, क्या नाम है उसका? तियांगोंग। और इंडिया भी तो बनाना की कोई मतलब अपना हमारा एम है, ठीक है, क्या बनाना है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो शुभांशु शुक्ला इज गोइंग टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन एक्सियोम 4। की टेकअवेज क्या है? एक्सियोम 4 मिशन डिटेल्स। एक्सियोम 4 इज बीइंग ऑपरेटेड बाय प्राइवेट यूएस स्पेस कंपनी, प्राइवेट यूएस की स्पेस कंपनी जिसका क्या नाम है? एक्सियोम स्पेस, इन पार्टनरशिप विद नासा एंड स्पेस एक्स। तो ये स्पेस एक्स तो एलॉन मस्क की है ना, उनकी अभी लड़ाई भी हो गई एलॉन मस्क और ट्रम्प की। लॉन्च प्रेपरेशन, हाँ जी, इसरो भी इन कोलैबोरेशन है। जो ये नासा है, नासा, इसरो एंड स्पेस एक्स। एक्सियोम 4 क्रू एंड स्पेस एक्स टीम्स, तो स्पेस एक्स की टीम और एक्सियोम 4 का क्रू on Monday successfully completed a full rehearsal of launch day activities, and the targeted docking time is approximately 12:30 p.m. Notably, the mission will carry the first astronauts from Hungary and Poland. तो इन देशों में से पहले जा रहे हैं ये। These are the first astronauts. Axiom 4 crew and mission duration क्या रहेगा जी? तो ये इसमें इंटरनेशनल क्रू होगा। कहाँ से एस्ट्रोनॉट्स होंगे इसके अंदर? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, पोलैंड, हंगरी। फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट जो हैं डायरेक्टर ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पैगी विटसन विल कमांड द मिशन। ये कमांडर हैं पैगी विटसन, फॉर्मर नासा के एस्ट्रोनॉट भी रह चुके हैं। इसरो का एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला विल सर्व एज अ पायलट। शुभांशु शुक्ला। द प्राइवेट मिशन ऑल्सो कैरीज यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोजेक्ट एस्ट्रोनॉट, ये जा रहे हैं, पोलैंड के भी जा रहे हैं और हंगरी के भी जा रहे हैं। मिशन ड्यूरेशन क्या है जी?
14 डेज जो हैं इट विल स्पेंड अबाउट द ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। एंड 2 वीक्स स्टे जो है इसमें बेसिकली कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करेंगे रिलेटेड टू साइंस, एजुकेशन एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। एक्सियम 4 का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स क्या है, तो एक तो डायबिटिक रिसर्च के ऊपर, एक साइनोबैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं ये, तो 2 तो मेन ही है। ये डायबिटिक रिसर्च क्या करने जा रहे हैं ये वहाँ पर, तो ये बेसिकली है कि एक्सियम 4 इज वन एम्ड एट एनेबलिंग डायबिटिक पीपल टू ट्रैवल इनटू स्पेस। अभी तक कोई भी डायबिटिक अगर एस्ट्रोनॉट होता है तो उसको नहीं लेके जाते, तो ये उसको स्टडी करने जा रहे हैं कि डायबिटिक पीपल स्पेस में क्यों नहीं जा सकते। एज ऑफ नाउ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड टू बिकम द, जो इंसुलिन लेते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स के लिए सिलेक्शन नहीं होती है। दैट इज बिकॉज द स्पेस एनवायरमेंट, व्हाट इज द रीजन, स्पेस एनवायरमेंट पर्टिकुलरली माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस मेक इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड मेंटेन blood sugar levels, but scientists around the world have been working for the last several years to make this possible. A diabetic related research project on the Axiom 4 mission marks an important step in that effort. तो ये एक होगा। दूसरा जो है साइनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग ये वहां पर जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो प्लांट्स होते हैं ना उनके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ऑल दैट। तो जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है वो बैक्टीरिया कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया। तो इट इज गोइंग टू स्टडी द growth rate of biochemical activity of cyanobacteria. These are known to produce energy through photosynthesis just like plants. There is growing interest in studying this microorganism. इसको क्यों स्टडी करना चाहते हैं, because this will offer the key to deep space exploration and long term presence of humans on the moon and other planets. क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया वहां पर अगर इसका ग्रोथ हो सकती है तो फिर वहां पर भी चीजें जो हैं पैदा हो सकती हैं। तो सस्टेनिंग सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन विदाउट नीड फॉर रीसप्लाई फ्रॉम द अर्थ से नहीं लाना पड़ेगा हमें, तो साइनोबैक्टीरिया को भी स्टडी करेंगे ये। देन ये क्या होता है, 0G इंडिकेटर। तो जब ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा रहे होते हैं ना, तो कब ग्रेविटी 0 हो जाती है, इनको कैसे पता चलेगा ग्रेविटी 0 हो गई, व्हाट इज द टेस्ट, हाँ जी, उड़ने लग जाएंगे। हाँ, तो एक इंडिकेटर होता है जिससे इनको पता चल जाता है कि अब ग्रेविटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो वो इंडिकेटर क्या होता है, बेसिकली एक स्मॉल आइटम लेके जाते हैं, इस बार ये जा रही है तो इसको हम बोलते हैं प्लशी। क्या बोलते हैं इसे, तो आपने टेडी बियर देखे, टेडी बियर्स, उनको प्लशी बोलते हैं। तो ये भी बस, ये भी मतलब एक टेडी बियर सॉफ्ट टॉय है, सॉफ्ट टॉय लेके जाते हैं वो साथ। तो जैसे ही सॉफ्ट टॉय हवा में उड़ने लग गया, इसका मतलब क्या हो गया है, 0 ग्रेविटी हो गई है। तो इस बार एक्सियम 4 के अंदर प्लशी कौन सा जा रहा है 0 ग्रेविटी बताने के लिए, इट इज अ स्वान नेम्ड जॉय, इसका भी नेम रखा हुआ है, इसी से तो क्वेश्चन आते हैं। A 0G indicator is a small item, often a plushie, that provides astronaut a visual cue that they have entered a state of weightlessness. The 0G indicator for the Axiom 4 mission is swan plushie named Joy. हाँ जी, हर बार चेंज होता है, इस बार का स्वान है, हर बार के जो ये जो स्पेस मिशन है इसमें हर बार के लिए चेंज होता है। अच्छा, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, स्वान को ही क्यों चूज किया है, इसका नहीं वो तो कम होता है, बट मैं ये रहा हूँ कि प्लशी के अंदर स्वान को ही क्यों चूज किया है। इट रिप्रेजेंट्स वर्च्यूज सच एज विजडम, लॉयल्टी, रेजिलियंस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर इन इंडिया, हंगरी एंड पोलैंड। नाउ इंडियन एस्ट्रोनॉट माइलस्टोन क्या चीज है भाई, सुनो जरा। क्या कोई पहला इंडियन गया था स्पेस के अंदर, कौन था, तो राकेश शर्मा, 1984 राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू travel to the space. But basically ये है सुभांशु शुक्ला, 39-year-old Indian Air Force officer who is in the final leg of pre-launch quarantine at the Kennedy space. तो क्वारंटाइन किया जाता है पहले इन लोगों को, and he will be the second Indian to travel to the space, but first Indian to step on the international space station. तो वो स्पेस में तो गए थे पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं गए थे राकेश शर्मा, और ये कहाँ जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इसीलिए ये सेकंड इंडियन तो हैं, बट फर्स्ट इंडियन टू स्टेप ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फ्यूचर शुक्ला कैन पास ऑन द, अब शुक्ला जी क्या लेके आएंगे वहां से, एक्सपीरियंस क्या लेके आएंगे और फीडबैक दे के आए। बट फीडबैक करेंगे क्या, हम गगनयान लॉन्च करने वाले हैं ना, गगनयान लेके जा हम करेंगे लॉन्च, तो उसमें हेल्प होगा। अब लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, इस मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है। चलो हमने देख लिया कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे ये लोग जाके, बट इंडिया के लिए क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सीधी सी बात है, ये हमें किसमें हेल्प करेगा, गगनयान
मिशन में, एंड ये सेकेंड इंडियन स्पेस में जा रहे हैं आफ्टर द 40 ईयर्स गैप। तो आप देख सकते हैं कि भाई इंडियन पार्टिसिपेशन इन एक्सियोम 4 मिशन, दिस विल द एक्सपेरिमेंट्स और द रिजल्ट्स ऑफ विच, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो जो है इट वुड हेल्प इंडियन इसरो एग्जीक्यूट इट्स ओन मैन्ड स्पेस फ्लाइट, मतलब हम भी ह्यूमंस भेज रहे हैं, जिसका हमारे मिशन का क्या नाम है, गगनयान स्पेस में भेज रहे हैं 2 ईयर्स लेटर, तो हमें इसका एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, इसरो के चेयरपर्सन का क्या नाम है बताइए, वी नारायणन। ठीक है, इसरो हैज डिजाइंड अबाउट 10 experiments for this mission. This includes investigation into the effect of microgravity on the muscle dysfunction. तो इसरो अब ये जा रहे हैं तो ये स्टडी करके आएंगे कि माइक्रोग्रेविटी का मसल डिस्फंक्शन पे क्या काम होता है। फिर ये भी चेक करेंगे कि अगर आप स्पेस में जाके कंप्यूटर स्क्रीन चला देखते हैं तो उसका कॉग्निटिव इंपैक्ट क्या होता है, वहां पर जाके मतलब आपके ब्रेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अनदर एक्सपेरिमेंट दैट वुड स्टडी द इंपैक्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट ऑन द ग्रोथ ऑफ 6 वैरायटी ऑफ क्रॉप सीड्स, कि ये सीड्स वहां पर उगते हैं कि नहीं। हमने देखा था ना एक वो स्पेस में जाके वो उगा था एक सीड, क्या नाम था उसका, काओपी था या कौन सा था जो उगा था, बताया था मैंने आपको। इसरो इज ऑल्सो सेंडिंग अ फ्यू टार्डीग्रेड्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। टार्डीग्रेड्स क्या होते हैं, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स who also called as water bears are known to survive in extreme harsh environments. These are often studied in space to gain a better understanding of how life can survive in the extraterritorial conditions, कि वहां पर ये survive कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। So this is all about Axiom 4 and हमने यूनेस्को का AI RAM इनिशिएटिव देखा, रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी, एंड हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा।